तो चलिए एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे सेट 7 का सेकंड पार्ट। तो जो फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन बच गए थे उन्हीं को आज हम सॉल्व करवाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में 60 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और इसमें जो बचे हुए 60 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करवाएंगे। तो जो अभी तक पहला पार्ट नहीं देखे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके प्ले लिस्ट बनी है NTPC CBT 2 के नाम से, तो वहाँ जाके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 में दे रखा है विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का विषय था। तो वन्य जीवों में अवैध व्यापार के लिए शून्य सहिष्णुता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये प्लस पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। और जो 2020 का थीम था वो भी हम लोग याद रखेंगे। तो 2020 का विषय था प्रकृति के लिए समय, और 2021 का विषय था बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। और 2021 का जो विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश था वो पाकिस्तान है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पे दे रखा है गणित और कंप्यूटर साइंस के 25 छात्रों की कक्षा में 12 छात्रों ने गणित लिया है। इसमें से 8 ने गणित लिया है लेकिन कंप्यूटर साइंस नहीं लिया है। तो उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने गणित नहीं बल्कि कंप्यूटर साइंस लिया है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रखा, तो हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो इसमें दे रखा है कि 12 छात्र जो हैं वो गणित लिए हैं, लेकिन दूसरा कथन फिर दे रखा है गणित के मामले में कि उसमें से 8 ने केवल गणित लिया है। तो देखते हैं 12 जो छात्र हैं, 12 छात्र हैं वो गणित लिए हैं। तो गणित के साथ ये लोग कंप्यूटर साइंस भी लिए होंगे, इसमें से कुछ बंदे ऐसे होंगे जो कंप्यूटर साइंस भी लिए हैं। लेकिन उसने कह रखा है कि 8 जो हैं, 8 लड़के हैं वो केवल मैथ लिए हैं। जो 8 हैं वो ओनली मैथ वाले हैं। तो जो 12 लड़कों से अगर हम माइनस कर देंगे 8 लड़के जो केवल मैथ लिए हैं, तो इसमें से 4 निकल कर आएगा। और 4 लड़के जो ऐसे हैं छात्र, वो दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ते हैं और मैथ भी पढ़ते हैं। तो ये कॉमन लड़के हैं, जो 4 लड़के हैं वो कॉमन हैं, कंप्यूटर साइंस भी लिए हैं और मैथ भी लिए हैं। तो यहाँ से हम लोग एक वेन डायग्राम बना लेंगे। तो वेन डायग्राम में जो 4 लड़के हैं वो कॉमन है, ठीक है। अगर ये वाला सर्कल कंप्यूटर साइंस का है और ये वाला हमारा मैथ का है, तो 4 स्टूडेंट जो हैं वो कंप्यूटर साइंस और मैथ दोनों लिए हैं, लेकिन उसमें कह रहा है 8 लड़के हैं जो केवल और केवल मैथ लिए हैं, ठीक है। तो अब जो 25 स्टूडेंट हैं, टोटल 25 स्टूडेंट हैं, तो 25 स्टूडेंट से माइनस कर देंगे हम लोग 8 + 4 को, तो हमारा आ जाएगा 13। तो 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल कंप्यूटर साइंस लिए हैं। तो इस वेन डायग्राम से हम जो क्वेश्चन नंबर 62 है इसका आंसर दे देंगे। तो इसमें पूछ रहा है उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने गणित नहीं बल्कि कंप्यूटर साइंस लिया है। तो गणित नहीं कंप्यूटर साइंस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का 13। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। और इसी का देखिए 63 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है उन छात्रों की संख्या क्या है जिन्होंने गणित और कंप्यूटर साइंस दोनों को लिया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, क्योंकि जो कॉमन स्टूडेंट हैं कंप्यूटर साइंस और मैथ वाले वो 4 हैं। 4 हैं कॉमन जो हैं यहाँ पर, कंप्यूटर साइंस और मैथ वाले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस तरीके देखिए वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं हम लोग। तो इसमें दे रखा है भूमिका एक निश्चित दूरी पैदल चलकर तय करने और प्रारंभिक स्थान पर साइकिल चलाकर वापस आने में कुल 8 घंटे 20 मिनट लेती है। वह दोनों ओर पैदल चलकर 12 घंटे 15 मिनट में दूरी तय कर सकती है। तो उसके द्वारा दोनों ओर साइकिल से दूरी तय करने में लिया गया समय कितना है। तो ये जो 64 नंबर क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, सेट जो 5B है उसमें क्वेश्चन नंबर 113 पे पूछा गया है। तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है पैदल जाने में और साइकिल से आने में 8 घंटे और 20 मिनट लगते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन में दे रखा है पैदल जाने में प्लस साइकिल से वापस आने में टोटल जो टाइम लगता है वो 8 घंटे और 20 मिनट लगते हैं। फिर उसने कहा दोनों ओर पैदल चलने में 12 घंटे और 15 मिनट लगते हैं। तो दोनों ओर
पैदल चलने पर 12 घंटे और 15 मिनट लगते हैं, 15 मिनट का टाइम लगता है। तो देखिए अगर यहाँ दोनों ओर पैदल चलती है तो 12 घंटे और 15 मिनट लगते हैं। तो अगर एक तरफ पैदल चले तब कितना टाइम लगेगा? तो जो 12 घंटे और 15 मिनट है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो एक और पैदल चलने पर तो 12 घंटे और 15 मिनट जो दिया है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारा आएगा टाइम वो 6 घंटे और 7.5 मिनट, इतना टाइम लगेगा एक तरफ पैदल चलने में। ठीक, तो अगर वो एक तरफ साइकिल से आए तब कितना टाइम लगेगा? तो देखिए यहाँ पर दिया है पैदल, ठीक है, पैदल जाने में और प्लस साइकिल से वापस आने में 8 घंटे और 20 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर अगर हमको निकल आया एक तरफ पैदल जाने में 6 घंटे और 7.5 मिनट लगते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे पैदल से जाने में, तो हमारी साइकिल से आने में टाइम निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे, यहाँ पर अगर वैल्यू रखेंगे तो पैदल जाने में ये 8 घंटे 20 मिनट से माइनस कर देंगे तो हमारा जो निकल कर आएगा एक तरफ साइकिल से जाने में टाइम निकल कर आएगा। तो एक तरफ साइकिल से जाने में जो टाइम निकल कर आएगा वो 8 घंटे और 20 मिनट से हम लोग माइनस कर देंगे ये 6 घंटे और 7.5 मिनट, 6 घंटे और 7.5 मिनट। तो निकल कर हमारा आ जाएगा एक तरफ साइकिल से, तो निकल कर आ जाएगा हमारा 2 घंटे और 12.5 मिनट। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रखा है कि अगर दोनों तरफ साइकिल से चला जाए तो कितना टाइम लगेगा। ठीक, तो एक तरफ साइकिल से जाने में 2 घंटे 12.5 मिनट लगते हैं। ठीक है, और तो दोनों तरफ अगर साइकिल से चलेंगे तो इसको डबल कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 2 कर दें। तो जो राइट आंसर हमारा आ जाएगा 4 घंटे और 25 मिनट, 4 घंटे 25 मिनट। तो इस तरीके से राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65 में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रूप से गणना नहीं कर सकता। तो इसमें से जो 4 डिवाइस दे रखी हैं हमको बताना है उसमें से कौन सा डिवाइस गणना नहीं कर सकता। तो देखिए चारों ऑप्शन में जो प्रिंटर है, प्रिंटर कैलकुलेटिंग का काम नहीं कर सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है 2616 और 2289 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो मासा निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है, जो अगर 2 नंबर दिए हैं तो बड़े नंबर से सबसे पहले हम लोग छोटे नंबर को घटा देते हैं। तो यहाँ पर अगर माइनस कर देंगे तो हमारा निकल कर आएगा 327। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड राइट हो जाएगा। तो एक ये भी शॉर्ट ट्रिक है निकालने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 67 में दे रखा है निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर देखिए पर्वत से क्वेश्चन पूछा है, तो कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। और ये दुनिया में सबसे मतलब दुनिया की अगर बात करें तो जो कंचनजंगा है ये तीसरे नंबर पे आती है सबसे ऊंची चोटी में। और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो सिक्किम में कंचनजंगा स्थित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर के साथ एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन घन सेंटीमीटर में है। तो देखिए यहाँ पर बेलन का वॉल्यूम पूछ रहा है। तो अगर वॉल्यूम का फार्मूला हम देखें बेलन का तो होता है वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू बोला है कि 22/7 लेनी है और जो त्रिज्या है 2.5 है, 2.5 और हाइट जो है वो 2 है। तो अब इसको सॉल्व करना है और हमारा वॉल्यूम निकल आएगा यहाँ से। तो अब इसको अगर सॉल्व करें हम तो यहाँ पर हो जाएगा 5, फिर 5 और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12.5। ठीक, तो जो बचकर आएगा तो 22/7 गुणे 12.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 275/7
7, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे 4 से मैच हो रहा। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है, दी गई जानकारी के बाद 2 कथन दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें दे रखा है, कई अभिभावकों ने स्कूल में टाई पहनने के नियम को बंद करने के लिए स्कूल एक्स के प्रशासन विभाग से गुहार लगाई है। तो इसमें जो कथन ए दे रखा है, तो इसमें दे रखा है, स्कूल ने अलग अलग एकेडमिक स्कोर के लिए अलग अलग रंग की टाई को उनकी वर्दी के हिस्से के रूप में रखा है। इस प्रकार स्कूल के कम स्कोर करने वाले बच्चे भेदभाव महसूस करते हैं। और जो कथन बी है, इसमें दे रखा है, स्कूल की स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में वैसे भी टाई नहीं होता है, इसे केवल बुधवार को ही पहनना जाता है। तो इसमें इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, तो जो इसका जो कथन ए है, ये तर्क को मजबूत करता है, क्योंकि अभिभावकों ने गुहार लगाई है कि टाई को ना लगाया जाए। तो यहाँ पर जो कथन ए है, ये ज़्यादा तर्कपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों में भेदभाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कथन ए तर्क को मजबूत करता है और कथन बी जो है एक न्यूट्रल कथन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष रिक्त स्थान से जुड़े हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, परिस्थितिकी विज्ञान से ये जुड़े हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग प्लस पॉइंट की बात करें, तो हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक जो भारत के साइंटिस्ट हैं, तो किनको किनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो सबसे पहले बात करें हम, सीवी रमन जो हैं, इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो इन्होंने जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर अध्ययन किया था, तो उसके ऊपर इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था। फिर बात करते हैं हरगोविंद खुराना, तो इनको जेनेटिक कोड के ऊपर मिला था नोबेल प्राइज़। फिर चलते हैं हम लोग, एस चंद्रशेखर जो हैं, इनको फिजिक्स के ऊपर मिला था। इन्होंने जो स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार के बारे में बताया था। फिर जो वेंकी रामकृष्णन हैं, इनको भी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ये जो 4 लोग हैं, इनको हम लोग याद रखेंगे। ये कहीं ना कहीं इंडिया के मूल से संबंध रखते हैं और इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। इसमें दे रखा, प्लाज्मा जो रक्त के घटक में से एक रिक्त स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरल, जो ऑप्शन नंबर 3 है। फिर इसका कुछ जो रक्त एक है, वो संयोजी ऊतक है, ये भी हम लोग याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पे दे रखा, एयरलैंडर 10 दुनिया के सबसे बड़ी हाइब्रिड एयरशिप है, जिसकी अगस्त 2016 में पहली परीक्षण उड़ान थी, जिसे रिक्त स्थान में डिजाइन और निर्मित किया गया था। तो देखिए 2016 का करंट अफेयर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूके। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम ने एयरलैंडर 10 को निर्माण किया था और डिजाइन भी किया था। तो यूके से हम लोग कुछ प्लस पॉइंट याद कर लेते हैं इसके बारे में। तो अगर यूके के प्रधानमंत्री की बात करें, तो यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं और यूके की राजधानी लंदन है। तो जैसा, और यहाँ पर हम कुछ आप लोगों को बताना चाहेंगे, जो 2022 के 26 जनवरी चीफ गेस्ट कौन है। आज हम सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो उसमें ये आया था कि 26 जनवरी को कौन चीफ गेस्ट के रूप में आ रहा है इंडिया। तो कासिम जोमार्ट टोकायो, ये जो हैं, इनका फ़ोटो देख लो आप लोग, ये कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। तो ये 26 जनवरी को इंडिया आ रहे हैं एज अ चीफ गेस्ट। ठीक है, तो हम लोग इनको याद रखेंगे। तो कजाकिस्तान की राजधानी अगर आपसे पूछ ले, तो कजाकिस्तान की राजधानी एस्टेना है, तो ये भी याद रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 पे चलते हैं। तो इसमें दे रखा, IBM संगत कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधक कुंजी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टैब। तो अगर IBM की बात करें हम लोग, तो IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और IBM के CEO हैं अरविंद कृष्णा जी। और IBM एक अमेरिकी कंपनी है, जिसकी स्थापना 1911 में चार्ल्स रॉन लेट फ्लिंट ने की थी। तो ये हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, इसमें दे रखा, 2016 कबड्डी विश्व कप मानक शैली के विजेता थे। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। तो अगर कबड्डी की बात करें हम लोग, तो अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष जो हैं, वो जनार्दन सिंह गहलोत हैं। और 2020 कबड्डी विश्व कप जो सर्कल शैली थी, तो उसकी मेज़बानी पाकिस्तान द्वारा की गई थी और विनर भी पाकिस्तान ही रही थी।
और जो दीपक निवास हुड्डा जी हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कबड्डी टीम के वर्तमान कप्तान हैं। तो ये हम लोग पॉइंट याद रखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। तो इसमें दे रखा है 162 रुपये को 2:3:6:7 के अनुपात में विभाजित करें। संबंधित अनुपात में रुपये निम्न अनुसार दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग जो 162 रुपये हैं उनको मान लेते हैं। तो 162 रुपया जो है वो हम लोग मान लेते हैं 2x, 3x, 6x और 7x के पार्ट में बांटा गया है। तो अगर इनको ऐड करें हम लोग 2x + 3x + 6x + 7x तो 162 रुपये के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 18x = हो जाएगा 162 रुपये। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 98 162 होता है। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9। तो यहाँ पर जो बताया है पैसा का अनुपात, जो संबंधित अनुपात में रुपया निम्नानुसार दिए गए हैं। तो जो पहला अनुपात है वो 2x है, हम लोग माने थे। तो रुपये हो जाएंगे 9 दूनी 18 और दूसरा है 3x तो हो जाएंगे 6 त्रिक 9 त्रिक 27 और फिर 54 और जो 7x है वो हो जाएगा 63। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो मैच हो रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से एक को चुनिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखते हैं। फुटबॉल दे रखा है, चेस है और बेसबॉल है, हॉकी है। तो इसमें से हमको एक को कोई चुनना है, ऑड को चुनना है। तो अगर तो इसमें चेस ऑड हो जाएगा। क्यों ऑड हो जाएगा? क्योंकि जो चेस है ये इंडोर गेम है और बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं बचे हुए वो आउटडोर गेम है। तो इस तरीके से यहाँ पर विषम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। इसमें श्रृंखला दे रखी है, श्रृंखला को कंप्लीट करना है हम लोगों को। तो देखते हैं। तो इसमें जो ये पहला वाला टर्म है तो तीसरा टर्म लाने के लिए जो है यहाँ पर हमको अगर 10 से डिवाइड करें पहले वाले टर्म को तो तीसरा टर्म आ जाएगा। उसी तरीके से अगर दूसरा जो है पद इसमें भी हम लोग 10 से डिवाइड करें तो चौथा पद आ जाएगा। 10 से अगर डिवाइड करें इसमें तो चौथा आ जाएगा। फिर अगर इसमें भी 10 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो जो आगे वाला टर्म है लास्ट वाला वो आ जाएगा। तो यहाँ पर एक लॉजिक लग रहा है कि जो अब फिर इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला पद आ जाएगा। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा राइट आंसर यहाँ पर आएगा निकल के, तो ये तो है ही, एक और 0 लगा देंगे बस आ जाएगा हमारा। तो इस तरीके से राइट आंसर आ जाएगा 0.001। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। तो इसमें दे रखा धातु खनिजों की श्रेणी में कौन सा नहीं है। ठीक है, तो धातु में कौन सा इसमें नहीं है धातु श्रेणी में। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कोयला, ये नहीं है क्योंकि ये धात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है और कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पे दे रखा है विश्व विरासत स्थल और माचू पिचू का ऐतिहासिक अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीरू। और माचू पिचू की आप लोग फ़ोटो देख लीजिए। तो पीरू जो है एक देश है, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है और पीरू की जो कैपिटल है वो लीमा है। ठीक, तो यहाँ देखिए यूनेस्को के बारे में पूछा गया है। तो यूनेस्को के बारे में कुछ बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म देख लीजिए आप लोग, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस फ्रांस में है और इसके जो महानिदेशक हैं वो आड्रे अजोले हैं। ठीक, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, रिवीजन के काम आएंगे आप लोगों को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। तो इसमें दे रखा है द सेल आउट पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2016 किसने जीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाल बेट्टी। ठीक है, तो बुकर पुरस्कार अंग्रेजी उपन्यासकारों को दिया जाता है। 2020 का मैन बुकर पुरस्कार
मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड और मिशेल हचिसन ने अपने उपन्यास डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग के लिए इनको दिया गया था। तो 2021 का जो मैन बुकर है वो डोमेन गलगोट को द प्रॉमिस नॉवेल के लिए मिला है। ठीक है, तो ये हम लोग याद रखेंगे दो। फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 पे। तो इसमें देखा है आयशा ने 5% साधारण ब्याज पर 1,000 रुपये उधार लिए। 4 वर्षों के बाद वह ऋण चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करेगी। तो देखते हैं हम लोग कितनी राशि की भुगतान करेगी। तो जो भुगतान अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल 1,000 है, 1,000 प्रिंसिपल है प्लस सिंपल इंटरेस्ट। पी आर जो है रेट हमारा 5% है। रेट टाइम जो है 4 साल है, टाइम 4 साल है अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा अमाउंट है वो निकल कर आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट 200 है, टोटल अमाउंट हमारा 1,200 रुपये निकल कर आ जाएगा। 4 साल बाद 1,200 रुपये अदा करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 पर। तो इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 89, इसमें दे रखा है अरुण उत्तर पश्चिम की ओर सम्मुख है। तो चलिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, पढ़ते चलते हैं और हम लोग डायग्राम बनाते चलते हैं। तो इसमें दे रखा है अरुण उत्तर पश्चिम की ओर सम्मुख है। तो हम लोग बना लेते हैं अरुण जो है कहीं पर मान लेते हैं अरुण यहाँ पर है, वो उत्तर पश्चिम की ओर सम्मुख खड़ा हुआ है। उत्तर पश्चिम, यह है उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, पश्चिम की ओर खड़ा है। वह पहले 90 डिग्री को दक्षिणावर्त, 90 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, फिर ठीक है 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फिर उसने कहा क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त को हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है में, और फिर अन्य 180 को वामावर्त दिशा में मुड़ता है। ठीक, उसके बाद फिर वो 180 डिग्री वामावर्त में मुड़ता है, मतलब 180 डिग्री फिर उसी दिशा में मुड़ जाता है। 180 मतलब क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त मतलब। फिर कह रहा है बाद में वह 90 डिग्री फिर से वामावर्त दिशा में मुड़ जाता है। फिर ये देखिए इस तरफ है, फिर एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाता है। इसकी दिशा इस तरफ थी, अब ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री फिर मुड़ जाता है। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फिर से मुड़ गया। तो अब वह किस दिशा में सम्मुख है, तो अब बताना किस दिशा में वो की ओर वो होकर खड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो उत्तर पश्चिम का अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा है। तो उत्तर पश्चिम का अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी हमारी दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण और दक्षिण पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन में वो खड़ा है अरुण। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा राइट। क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में दे रखा भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू कुश जो है ये पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल नहीं है। और इसी सेट में देखिए अरावली पर्वत से पूछा गया था कि अरावली पर्वत में सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो गुरु शिखर सबसे चोटी है अरावली पर्वत की, इसी सेट में पूछा गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 84 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है रिक्त स्थान का इंजन दुनिया का सबसे पुराना काम करने वाला स्टीम लोकोमोटिव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो फेरी क्वीन है, ये सबसे पुराना स्टीम इंजन है। तो फेरी क्वीन जो इंजन है वो वर्तमान में रेवाड़वी रेलवे हेरिटेज संग्रहालय में रखी हुई है, ये इंडिया में है, ठीक है। तो जो गोल्डन चैरियट है ये लग्जरी पर्यटक ट्रेन भी है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। तो इसमें दे रखा है यदि 12 पुरुषों की औसत लंबाई 1.7 मीटर है और 8 महिलाओं की औसत ऊंचाई 1.6 मीटर है तो मीटर में 8 महिलाओं की कुल ऊंचाई है। तो देखिए चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें दे रखा है जो 8 महिलाओं की औसत ऊंचाई जो है, 8 महिलाओं की जो है औसत ऊंचाई, जो 8 फीमेल हैं इनकी औसत ऊंचाई जो है
वो कितनी दे रखी है। तो चलिए हम लोग जो 8 महिलाओं की जो कुल एज होती है बट एज 8, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो जो 8 महिलाओं की औसत ऊंचाई दे रखी है वो है 1.60। ठीक है, तो ये वाला जो 8 है इधर आएगा बराबर के इस तरफ, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 8। बराबर में क्या बचेगा, तो जो 8 महिलाओं की कुल ऊंचाई है वो बचेगा। तो 8 महिलाओं की कुल ऊंचाई ही निकालना है हमको, 8 महिलाओं की कुल ऊंचाई। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12.8 मीटर। तो इस तरीके से 8 महिलाओं की जो कुल ऊंचाई है वो निकल आएगी, कुल ऊंचाई। तो 8 महिलाओं की कुल ऊंचाई जो है 12.8, ऑप्शन नंबर सेकंड इस तरीके से सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। इसमें देखा यदि ग्रेटर देन प्लस को दर्शाता है, लेस देन माइनस को दर्शाता है, प्लस डिवीज़न को, माइनस इक्वल टू को, और मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन को और इक्वल टू लेस देन को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तो जैसा कि इसमें बोल रखा है, तो इसमें दे रखा है जो ग्रेटर देन है उसको प्लस कहा गया है, लेस देन को माइनस, इक्वल टू को डिवीज़न, और माइनस को इक्वल टू, और मल्टीप्लिकेशन को ग्रेटर देन, इक्वल टू को लेस देन। तो जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं, तो चारों ऑप्शन में हम लोग बारी बारी से इनकी वैल्यू रख के देखेंगे। ठीक है, तो जो सेटिस्फाइड होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 3 है, तो यही सेटिस्फाइड हो रहा है। तो चलिए अगर आप लोगों को करके दिखाते हैं, मतलब करना कैसे है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग 3 में ही रख के देखते हैं। तो 3 में जो दे रखा है इक्वेशन 9 लेस देन 6 प्लस 3 इक्वल टू 7 ग्रेटर देन 4। तो जो ये सिंबल एक्सचेंज करना है, तो यहाँ पर 9 माइनस 6 डिवीज़न 3 लेस देन 7 प्लस 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 9 माइनस 2 लेस देन 7 प्लस 4, ये माइनस है, 9 माइनस 2 तो 7 लेस देन, ये 7 प्लस 4 मिलकर 11 हो जाएगा, जो कि देखिए अनुसरण कर रहा है, 7 छोटा है 11 से। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो 3 है वही मैच होगा आंसर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 87 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है एक दिन गणेश घर से निकलता है और 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाई, दाएं मुड़े और 5 किलोमीटर साइकिल चलाए, दाएं मुड़े और 10 किलोमीटर साइकिल चलाए, और अंत में बाएं मुड़े और 10 किलोमीटर साइकिल चलाए। अपने घर तक सीधे पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो उसमें जो गणेश है सबसे पहले 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर आता है, वो 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर आता है। फिर वह अपने दाहिने मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर वह दोबारा से अपने दाहिने मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। फिर अंत में वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो अब बताना है कि प्रारंभिक बिंदु से सीधे सीधे अगर वो आता है तो कितने किलोमीटर उसको चलना पड़ेगा। तो प्रारंभिक बिंदु देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो ये देखिए ये 10 है और ये 5 है, तो 10 और प्लस 5 15 किलोमीटर सीधे सीधे चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये मैच हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 पे चलते हैं। तो इसमें दे रखा है मिस्टर किरण एक खिलौना 40 रुपये में खरीदता है और इसे 45 रुपये में बेचता है, लाभ प्रतिशत में निकालिए। तो चलिए लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना। तो इसमें जो परसेंटेज लाभ होता है इसका फार्मूला होता है लाभ अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 100। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देंगे।
तो देखिए 40 रुपये की खरीदी गई है और 45 में बेची गई, तो लाभ हमारा जो है 5 रुपये का है। और खरीदी कितने में गई है, कास्ट प्राइस 40 रुपया है। तो इस प्रकार हम लोग वैल्यू पुट करके यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 12.5% हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। प्रॉफिट जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो हो जाएगा हमारा 12.5%, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 में दे रखा 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसे पहले रिक्त स्थान स्टेडियम के रूप में जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इरविन। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 पे चलते हैं। तो इसमें दे रखा भारत के राजपत्र के अधिकृत प्रकाशन और संरक्षक कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन, मतलब प्रकाशन के नियंत्रक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। और वर्तमान में आवास और शहरी मामलों के मंत्री जो हैं वो हरदीप सिंह पुरी हैं। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है रिक्त स्थान इसरो का एक विरासत लॉन्चर बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा ASLV है, ये इसरो का एक विरासत लॉन्चर बन गया है। इसका जो फुल फॉर्म है ये है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है 0.054 के ऊपर बार लगा है, का सही व्यंजक है, बार दशमलव को दोहराने का संकेत देता है। तो यहाँ पर अब हमको इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो देखिए बहुत ईजी है और एक रिपीटेड क्वेश्चन इस तरीके के 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है और इसमें तिबारा पूछा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो दिया रहता है करेक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है, तो दिया है 0.0654 और 54 के ऊपर बार लगा है। तो सबसे पहले हम लोग दशमलव हटा के जो संख्या बनती है उसको ऐसे ही लिख लेते हैं। तो दशमलव हटाएंगे तो जो संख्या हमारी बनेगी 0.654, फिर माइनस कर देंगे, माइनस उस संख्या को करेंगे जिस पर बार नहीं लगा। तो देखिए 0 और 6 पे बार नहीं लगा है, तो हम लोग 0.6 को माइनस कर देंगे। फिर अपॉन में हम लोग 9 लिखेंगे। कितने 9 लिखेंगे, जितने नंबर पर बार लगा होगा। ठीक, तो यहाँ देखते हैं 2 नंबर पर बार लगा है इसलिए 2 बार 9 लिखेंगे, और 2 नंबर पर बार नहीं लगा है इसलिए 2 0 लगाएंगे, मतलब जितने नंबर पर। ठीक, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 648 अपॉन 9900। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है राइट आंसर आ जाएगा 8/275। इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 93 पे चलते हैं। इसमें दे रखा स्वच्छ भारत अभियान के शुभारंभ के परिणाम स्वरूप भारत रेलवे ने 2 अक्टूबर 2014 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रिक्त स्थान की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर 2014 में। ठीक, तो यहाँ से कुछ प्लस पॉइंट हम लोग याद कर लेते हैं। तो जो महात्मा गांधी की जो 150वीं जयंती पर जो ग्रामीण भारत में 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण करके स्वयं को खुले शौच से मुक्त करने को घोषित किया गया है। ठीक, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। और जो प्लस पॉइंट और एक बन रहा, वर्तमान में सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री जो हैं वो प्रहलाद सिंह पटेल हैं। तो इनको भी हम लोग याद रखेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है श्रृंखला को कंप्लीट कीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। जो पहला क्यों है, क्यों के बाद यहाँ पर एस हुआ है, तो क्यों में +2 किया गया है तब जाके एस हुआ है। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पर यू हुआ है तो एस में भी +2 करेंगे तो यू होगा। फिर यहाँ पर डब्लू हुआ है तो यू में +2 किया गया है तो डब्लू हुआ। तो उसी तरीके से जो रिक्त स्थान में बनेगा तो डब्लू में +2 किया जाएगा, डब्लू में +2 किया जाएगा तो हमारा पहला जो लेटर वाई बनेगा। तो वाई देखिए इसमें बन रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड में और थर्ड में। तो इन दोनों में से ही कोई एक राइट आंसर होगा। तो ये तो गलत है और तीसरा गलत है। फिर चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो नंबर पे चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए
3 से 5 हुआ है मतलब +2 हुआ है, फिर 5 से 8 हुआ है मतलब +3 हुआ है, फिर 8 से 12 हुआ है मतलब +4 हुआ है। तो अगला टर्म होगा हमारा +5, तो +5 करेंगे तो 12 में +5 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 17। ठीक है, तो y के बाद आएगा 17। तो देखिए 17 इसमें नहीं है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। बचा ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था। तो इसका राइट आंसर देखिए, दक्षिण भारत से जो पाल वंश है ये दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था, और जो बाकी के जो 3 ऑप्शन बचे हुए हैं ये सभी दक्षिण भारत से संबंधित थे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 96 पे चलते हैं। याद कीजिए, तो देखिए इसमें देखा ऑप्शन नंबर 4 पे, यह एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, इसमें प्रश्न दिया हुआ है और कथन दिए हुए हैं, तो हमको बताना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए प्रश्न इसमें दे रखा है दिनेश के कितने भाई हैं। कथन फर्स्ट दे रखा है दिनेश की माँ के 3 बच्चे हैं, और कथन सेकंड दे रखा है दिनेश की 2 बहनें हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दिनेश के कितने भाई हैं, तो इसमें दोनों ऑप्शनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो दोनों कथन है दोनों कथनों की आवश्यकता पड़ेगी इसमें, तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो राइट हो जाएगा हमारा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। क्वेश्चन नंबर 98 पे दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ एक गोले का सतह क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है। तो इसमें पाई इक्वल टू 22/7 लेना है। तो चलिए हम लोग जो क्षेत्रफल होता है गोले की सतह का, तो उसका फार्मूला होता है एरिया इक्वल टू 4πr²। ये गोले जो एक बॉल होता है उसकी सरफेस एरिया का फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर r की वैल्यू दे रखी है और पाई की वैल्यू दे रखी 22/7 लेना है। r जो है वो 1.5 इंटू 1.5। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आएगा 198/7। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नंबर 99 पे हम लोग चलते हैं। इसमें देखा राइनोस्कोप रिक्त स्थान की जांच के लिए एक उपकरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो राइनोस्कोप है ये नाक की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे दे रखा मस्तिष्क, तो मस्तिष्क की जांच के लिए हम लोग MRI का यूज़ करते हैं, मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और जो नेत्र की जांच के लिए हम लोग नेत्र दर्शक का उपयोग करते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्थल्मस स्कोप। और जो कान है, कान के जांच के लिए ऑप्थोस्कोप मशीन का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है अपूर्वा ने 10 किलोमीटर पर घंटे, 20 किलोमीटर पर घंटे और 6 किलोमीटर पर घंटे की गति से समान दूरी तय की और कुल 19 मिनट का समय लिया। किलोमीटर में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग अगर यहाँ पर अगर दूरी जो हम लोग मान लेते हैं, तो दूरी हम लोग अगर माने x किलोमीटर है, दूरी को हम लोग x किलोमीटर मान लेते हैं, तो जो दूरी है उसको 3 बराबर बराबर हिस्सों में तय की गई है। ठीक है, तो यही जो दूरी है टोटल दूरी हमारी 3x है। 3x को 3 बराबर बराबर टुकड़ों में तय किया गया है, लेकिन अलग अलग स्पीड से। ठीक है, तो जो पहली दूरी है इसको 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, और दूसरी दूरी है जो 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, और तीसरी दूरी जो है वो 6 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तय किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग समय वाला फार्मूला लगा देंगे। समय इक्वल टू होता है दूरी बटे चाल। तो इनको सबको हम ऐड कर देंगे, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो जो टोटल समय है वो 19 मिनट लगता है। तो 19 मिनट को हम लोग घंटे में कन्वर्ट कर देंगे 60 से डिवाइड करके। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा हमारा 60, फिर हो जाएगा 6x + 3x + 10x और इक्वल टू हो जाएगा 19/60। अब और सॉल्व करेंगे तो 19x/60 आ जाएगा बराबर 19/60।
तो देखिए 60 से 60 कैंसिल, 19 से 19 कैंसिल, तो x इक्वल टू हमारा आ गया 1। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस जो है हमने यहाँ 3x माना है, ठीक है। तो हमारी जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 3 किलोमीटर हो जाएगा, 3 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है। तो देहरादून में स्थित है, ठीक है। और देहरादून कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है ये भी हम लोग जान लेते हैं कहाँ पर अगर स्थित है, ये प्लस पॉइंट है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है सिकंदराबाद में स्थित है, सिकंदराबाद मतलब तेलंगाना में। फिर राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जो है ये हरियाणा में स्थित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 102 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है दो संख्या, ये 3:8 के अनुपात में हैं और उनका मासा 7 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जो संख्याएं दे रखी हैं उनको हम लोग मान लेते हैं 3x है और दूसरी जो है 8x है। तो देखिए दो संख्याओं में जो कॉमन सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉमन मिल रहा है 8। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसी को हम लोग मासा बोलते हैं। तो मासा हमारा हो जाएगा, मासा हो जाएगा x, और x बराबर हमारा जो मासा है वो 7 दे रखा है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा जो मासा निकल के आया, मासा दे रखा है 7, ठीक। तो x की वैल्यू भी यहाँ से हमको पता चल गई 7। तो अब हमको लासा निकालना है, ठीक है। तो पहली संख्या हो जाएगी 7 त्रिक 21 और दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 7 8 56, ठीक। तो इस तरीके से 21 और 56 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो 21 और 56 का एलसीएम दो तरीके से चाहिए, तो आप भाग विध से निकाल लीजिए, ठीक। तो भाग विध से हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो एलसीएम तो 2 से पहले काटते हैं, तो 2 से 21 नहीं कटेगा बट 56 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और 2 8 16। फिर 2 से काटते हैं तो 21 14, फिर 2 से काटते हैं 21 और 7। फिर ये 7 से काटते हैं हम लोग, 7 त्रिक 21, 7 एकम 7। फिर दोबारा हम लोग 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। तो इस तरीके से अब ये 2, अभी जितना ये है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 इंटू 7, 7 इंटू 3, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जो हमारा राइट आंसर आएगा वो 168 आएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, सबको सॉल्व करेंगे तो 168 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। इसमें दे रखा है यदि ए जोड़ को दर्शाता है, बी घटाना को दर्शाता है, सी गुणा को दर्शाता है और डी विभाजन को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन में दे रखा है ए प्लस को डिनोट करता है, बी माइनस को डिनोट किया जाता है और यहाँ सी मल्टीप्लिकेशन और डी डिवीज़न को डिनोट किया जाता है यहाँ पर। तो जो इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 8c, तो यहाँ पर जो c की वैल्यू रखेंगे हम लोग, c को मल्टीप्लाई a से प्लस और d जो है ये डिवीज़न से है और b जो है माइनस से है। तो ये वैल्यू रख के अब सॉल्व करेंगे तो 8 8 8 सबको रख लेते हैं। फिर अब यहाँ पर रख के वैल्यू, अब यहाँ पर बोर्ड मास लगा देंगे तो यहाँ 8 8 64 हो जाएगा और प्लस 8 एकम 8 हो जाएगा माइनस 8, तो 64 1 65 माइनस 8 बराबर हो जाएगा हमारा 57, जो कि RHS से बराबर है। तो 57 इक्वल टू 57, तो दोनों पक्ष यहाँ पर बराबर हैं। तो इस तरीके से हम लोग जब एग्ज़ाम में आएगा इस तरीके का क्वेश्चन तो चारों ऑप्शन पे रख के देखेंगे, जो ऑप्शन सेटिस्फाइड होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 104 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत मतदान के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन नंबर सेकंड पे दे रखा है, इसमें दे रखा है जिन्हें मानसिक विकलांग समझा जाता है वे भी मतदान कर सकते हैं। तो ऐसा संविधान में नहीं लिखा है। अगर जो लोग मानसिक रूप से कमज़ोर हैं या पागल हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग कुछ प्लस पॉइंट के बारे में देखें तो जो सुकुमार सेन हैं वो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे।
तो ये भी आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। इसमें दे रखा भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किस मिट्टी में उगाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रमुख जो हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, तो ये भी आप लोग याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं हम लोग। इसमें दे रखा एक साधारण चुंबक रिक्त स्थान को आकर्षित नहीं करता है। तो देखिए इसमें से जो 4 ऑप्शन है, तो लोहे को आकर्षित करता है, निकिल को आकर्षित करता है और स्टील को भी आकर्षित करता है। तो जो ये ब्रॉन्ज है, कांस को जो चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, तो ऑप्शन जो हमारा थर्ड है ये राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 107 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है जॉर्ज ले मैत्रे रिक्त स्थान से संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिग बैंग सिद्धांत से। ठीक है, तो बिग बैंग सिद्धांत के बारे में अगर हम लोग बताएं आपको, तो बिग बैंग सिद्धांत एक ब्रह्मांडीय मॉडल है और ये ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई है इसके बारे में अग्रणी व्याख्या की गई है इसमें। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है अगर एब्सेंट को BDVISZ तो स्कूल को कूटित किया जाएगा। तो देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम करके दिखाते हैं। एब्सेंट जो है, एब्सेंट को यहाँ लिखा गया है BDVIS और Z। तो यहाँ देखिए A से B हुआ है, मतलब +2 किया गया है। A से B हुआ है, यहाँ पर A से B हुआ है तो +1 किया गया है, और B से D हुआ है तो +2 हुआ है इसमें यहाँ पर, और S से V है तो यहाँ पर +3 किया गया है। उसी तरीके से चलते हैं तो +4 किया गया है, N से S हुआ है +5 किया गया है, और T से Z हुआ है तो इसमें +6 किया गया है। तो उसी तरीके से हमको बताना है कि जो स्कूल है, स्कूल को किस प्रकार कूटित किया जाएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर +1 करेंगे S में, फिर 2 करेंगे, 3, 4, 5, 6, तो जितने भी लेटर हैं सब में क्रमानुसार हम लोग प्लस करते जाएंगे और जो नया वर्ड बनेगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो S में +1 करेंगे T, फिर E, K, S और TR, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड से मैच हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 109 पे चलते हैं। इसमें दे रखा एक दुकानदार गलत तौल का उपयोग करके फल खरीदते और बेचते समय 21% की सीमा तक धोखा करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत है। तो हम लोग अगर मान लेते हैं कि उसका जो कास्ट प्राइस है वो 100 रुपया है। ठीक है, जो दुकानदार कोई वस्तु खरीद रहा है तो उसका जो कास्ट प्राइस है 100 रुपया है। ठीक है, तो 100 रुपये पर जब वो 100 रुपये पर 21% का धोखा करके कोई वस्तु खरीदता है, जब 21% का धोखा करता है, ठीक है, 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदता है तो 21% का धोखा करके जब खरीदता है तो उसको 121 रुपये की वस्तु वो अपने घर लेकर आएगा, अपनी दुकान पर लेकर आएगा। फिर जब 121 रुपये की वस्तु पर फिर से 21% का धोखा करेगा, तो धोखा करके 121 रुपये को फिर से बेचेगा, तब इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा। तो 121 रुपये की जो वस्तु है वो घर को लेकर आया है दुकानदार, फिर इस पर 21% का प्रॉफिट ले रहा है, फिर धोखा मतलब कर रहा है बेचते टाइम भी। तब जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा यहाँ पर, तो 121 × 121 हो जाएगा हमारा 14,641 अपॉन में 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 हटेगा, दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, तो हो जाएगा 146.14। तो देखिए जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपये की वस्तु लाएगा और 146 रुपये की बेचेगा, मतलब तो उसका जो टोटल प्रॉफिट है ये बताना है, कुल लाभ निकालना है इसमें। तो टोटल प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 146.41 माइनस 100 रुपये की वस्तु खरीदा था, तो हमारा हो जाएगा 46.41, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा इसका। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है कंप्लीट द सीरीज। तो इसमें A से Z हुआ है, A से Z हुआ मतलब A का अपोजिट Z है, A से Z हो गया। उसी तरीके से C का अपोजिट X है और E का अपोजिट V है, तो यहाँ पर V हो जाएगा। देखिए टेबल जो है, टेबल में आप लोग देख लीजिए, V का अपोजिट X है,
ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 पे चलते हैं। यहाँ पर भी कह रहा है कि अनुक्रम के लुप्त पदों का पता लगाएं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग, यहाँ पर ए बी है, तो ए बी का क्रम जो है पलट दिया गया है। ए को बाद में लिखेंगे, बी को पहले लिखेंगे, तो बी पहले आया है और ए लास्ट में आया। उसी प्रकार यहाँ पर भी सबका क्रम पलट दिया गया है। ए पहले है तो ये लास्ट में आ गया है, बी दूसरे नंबर पे तो ये बीच में है, बीच ही में रहेगा, और सी जो है लास्ट में है, ये पहले आ गया है। तो उसी तरीके से जो ए भी है इसको भी हम क्रम इसका पलट देंगे, तो हो जाएगा हमारा डी सी बी ए, तो जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड से मैच हो रहा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 112 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है लाइनक्स किसका एक उदाहरण है। तो जो लाइनक्स है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ठीक है, तो जो अगर इसमें जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है असेंबली लैंग्वेज, तो असेंबली लैंग्वेज के अगर हम कुछ आपको उदाहरण बताना चाहें तो जो IBM PC DOS ये असेंबली लैंग्वेज का उदाहरण है। टर्बो, पास्कल, कंपाइलर आदि ये सब जो हैं हमारे असेंबली लैंग्वेज के उदाहरण हैं। ठीक है, फिर जो इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दे रखा है ऑप्शन नंबर सेकंड पे, तो इमेज एडिटर जो है व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, तो इसके एग्जांपल जैसे जावा, सी, पाइथन, C++, जावा स्क्रिप्ट आदि ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ उदाहरण हैं। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो अगर हम बात करें कि भारत का वर्तमान रेल मंत्री कौन है, तो अश्वनी वैष्णव हैं। ठीक है, भारत के रेल मंत्री वर्तमान टाइम में अश्वनी वैष्णव जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 114 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, इसमें देखिए ये मिस प्रिंट है तो इसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 115 पे चलते हैं। 115 में दे रखा है गणना करें। ठीक, तो इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ये 3108 डिवाइड बाई 259 माइनस 10 दे रखा है। ठीक है, अब हम लोग इसको LCM लेके सॉल्व कर लेंगे। तो 3108 माइनस 2590 अपॉन 259 हो जाएगा। फिर ऊपर माइनस करेंगे तो 518 बचेगा और अपान में 259। तो 259 कम 259 और 259 का 2 बार ले जाएंगे तो 518 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा 2 आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 116 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत महत्वपूर्ण लक्ष्य क्षेत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है डिजिटल जागरूकता पर वृत्तचित्र, मतलब जो डिजिटल जागरूकता पर डॉक्यूमेंट्री बनाना, ये लक्ष्य हमारा नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट है। तो अगर हम लोग बात करें जो डिजिटल इंडिया है, ये मिशन कब लॉन्च किया गया था, तो 1 जुलाई 2015 को श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसको शुरू किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 117 पे चलते हैं। 117 में कह रहा है, इसमें दे रखा है मिस्टर आयुष ने 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 3000 रुपये उधार लिए। 2 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित होता है। तो चलिए इसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हम लोगों को, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होगा P1 + R/100 की पावर n माइनस P। तो चलिए यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल है हमारा 3000, 1 प्लस फिर रेट हमारा 5% है, टाइम जो दिया है वो 2 वर्ष है, माइनस प्रिंसिपल 3000 है 3 के 3000 बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3000 गुणे 21/20 की पावर 2 माइनस 3000। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा
बटे 4 माइनस 3000 बराबर, अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3307.5, फिर माइनस कर देंगे 3000 माइनस कर देंगे तो जो यहाँ से निकल कर आएगा हमारा आ जाएगा 307.50 रुपया। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है वो राइट हो जाएगा। तो इजी है, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 118 इसमें दे रखा है आंकड़ों का बहुलक क्या है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो आंकड़ा दे रखे हैं तो इसमें 4 जो है ये 2 बार पूछा गया है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो इसका बहुलक जो है 4 हो जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है जो मिस्टर अखिल ने एफडी में 13,500 रुपये का निवेश किया, यदि उसने इसे 6 महीने के लिए 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज, तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश किया है तो परिपक्वता पर उसे कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, तो इसमें अमाउंट निकालना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं। तो जो इसमें अमाउंट का फार्मूला हो जाएगा P1 + R/100 की पावर n। तो यहाँ पर प्रिंसिपल देखिए दिया है 13,500 रुपया 1 प्लस रेट जो दिया है यहाँ पर 20% दिया है, लेकिन 20% जो है वो पर ईयर दिया है, लेकिन हमको यहाँ पर तिमाही निकालना, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 5% तिमाही निकल आ जाएगा। ठीक है, और जो 6 महीने का टाइम दे रखा तो 6 महीने में 2 तिमाही होती हैं। ठीक, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिमाही आ जाएंगी, तो टाइम हमारा 2 हो जाएगा और रेट जो है हमारा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 13,500 गुणे 21/20 बराबर 13,500 गुणे 441, 21 का सॉरी यहाँ पर स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर, 21/20 का होल स्क्वायर, 21/20 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 13,500 गुणे 21 का स्क्वायर करेंगे 4,441 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 400 हो जाएगा। ठीक, फिर अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 14,883.75 रुपीज़। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20, तो इसमें मिसप्रिंट दे रखा है, मिसप्रिंट है तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग। तो इसी के साथ में जो सेट नंबर 7 है उसके टोटल 120 क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिए हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जो अभी तक भाई जो हमारे हैं वो अभी हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में NTPC के CVT 2 के जो नेक्स्ट प्रश्न पत्र है 8वां उसके साथ में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।